स्टेज बाय स्टेज कैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है, कौन से स्टेज पे क्या होता है, बेबी कैसा दिखता है। आपकी शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज है। हमारे लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है और प्रेगनेंसी में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्रोटीन जो है फीटल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। वेरी गुड। किसी भी महिला की जिंदगी में प्रेगनेंसी अनगिनत बदलाव लेकर आती है। ये बदलाव न सिर्फ रहन सहन में, उठने बैठने में महसूस किए जा सकते हैं, बल्कि शरीर भी अनेक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला अपनी और गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत की खातिर बहुत से डूज और डोंट्स का पालन करे। क्या करें और क्या न करें कि प्रेगनेंसी का समय अच्छे से गुजरे और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। इस विषय पर सीनियर गायनी डॉक्टर तनुश्री गुप्ता ने प्रेग्नेंट महिलाओं और पतियों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को किन बदलाव से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर तनुश्री गुप्ता लखनऊ की एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट गायनिकोलॉजिस्ट की सेक्रेटरी भी हैं और लखनऊ में बंगला बाजार स्थित उद्यान हेल्थ केयर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखती हैं, जहां अधिकांश पेशेंट्स उनकी बेहतरीन सलाह और अस्पताल की अच्छी सर्विस से गदगद होकर वापस जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज और उनके पतियों के लिए जिस प्रकार की वर्कशॉप डॉक्टर तनुश्री गुप्ता और उनकी टीम ने आयोजित की, ये दर्शाती है कि डॉक्टर गुप्ता और उनकी टीम पेशेंट्स के ख्याल में किस हद तक जाते हैं। वर्कशॉप में डॉक्टर तनुश्री गुप्ता के अतिरिक्त उनकी टीम में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा सक्सेना और कंसल्टेंट डाइटिशियंस अंजलि कुमारी और फातिमा के अलावा डॉक्टर मोनिका मुखर्जी और डॉक्टर शिवानी शर्मा भी उपस्थित थे। NABH, मान्यता, जीवन धारा और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आदि से सर्टिफाइड उद्यान हेल्थ केयर अस्पताल इनफर्टिलिटी, लैप्रोस्कोपिक और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को मैनेज करने के लिए जाना जाता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक शॉर्ट जर्नी प्रेगनेंसी की बताएं, काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा, मगर काफ़ियों के लिए कुछ चीज़ें नहीं हैं कि स्टेज बाय स्टेज कैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है, कौन से स्टेज पे क्या होता है, बेबी कैसा दिखता है, कितनी उसकी लेंथ होती है, कितनी वेट होती है। तो स्टार्ट होता है जब ओवुलेशन होता है, फीमेल का जो अंडा लिबरेट होता है, वो ट्यूब में अगर सही वक्त पे उस समय स्पर्म वहाँ पहुँचता है, वो फर्टिलाइज होता है ट्यूब में, यूट्रस में फर्टिलाइज नहीं होता। फर्टिलाइज होने के बाद जो बनता है एम्ब्रियो, वो ट्यूब से आके यूट्रस में एम्बेड होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद जो ग्रोथ होती है, हम वहाँ से बात शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से स्लाइड्स जो हैं, आपको कहीं कुछ पूछना हो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। हम जो टर्म यूज़ करते हैं डिलीवरी तक, जब बना हो तो एम्ब्रियो बना, और उसके बाद जो हम बोलते हैं इट इज़ फीटस। आप कहीं भी नोट्स में भी पढ़ोगे तो आपको हर जगह फीटस मिलेगा, है ना। और जब डिलीवर हो जाता है तो दैट इज़ अ न्योनेट या न्यूबॉर्न। तो टर्मिनोलॉजी चेंज है, चीज़ वही है। ये हमारे स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी हैं। अगर आप देखोगे, हम कहते हैं, आपने सुना होगा कई बार कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग होनी है, ये आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर है। तो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय ट्राइमेस्टर? पूरी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की होती है? एनीवन? 40 वीक्स। जो हम आपको डेट देते हैं वो हम 40 वीक्स की डेट देते हैं, ठीक है। तो 40 वीक्स को जब हम ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड करते हैं, तब आप देख सकते हो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज 1 to 12 वीक्स, मतलब कंसेप्शन से लेके 12 हफ्ते तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 28 वीक्स और थर्ड ट्राइमेस्टर हुआ 29 to 40 वीक्स। ये है स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। और इसमें आपको छोटा सा ये यूट्रस दिख रहा होगा और इसमें एक छोटा सा बेबी दिख रहा होगा। तो शुरू वाला जो आपका फर्स्ट पिक्चर जो है इस तरह, वो करीब 12 वीक्स का फीटस है। जो सेकेंड आपको दिख रहा है वो 27 to 28 वीक्स का फीटस है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर में दिख रहा है वो ऑलमोस्ट टर्म साइज का फीटस है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो चेंजेस होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। जैसे ही बॉडी प्रेग्नेंट कोई लेडी होती है तो बॉडी जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बॉडी को तैयार करने लगती है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए। उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? उसमें सबसे पहले तो जो हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड जितना हमारे बॉडी में होता है, उस ब्लड वॉल्यूम में 30 to 40% इंक्रीज होता है। इसीलिए कई बार लगता है कि हम चल रहे हैं तो हाफ जा रहे हैं, दिक्कत हो रही। ये सारे नॉर्मल चीज़ें हैं, इनके लिए आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है।
ये आपके बॉडी में जो चेंजेस है, ब्रेस्ट में पेन होना, कई बार पेशेंट आता है कि ब्रेस्ट मैडम बहुत टेंडर हो रहे हैं, हमें बहुत दर्द हो रहा है। आपकी बॉडी आपके ब्रेस्ट को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार कर रही है। ब्लड वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपके फीटस के सप्लीमेंट के लिए ज़रूरी है, प्लस आपका डिलीवरी के समय जो भी ब्लड लॉस वगैरह होता है, तो कुदरत ने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह बनाया। जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, ये सारे चेंजेस धीरे धीरे आपके ब्रेस्ट में, ब्लड वॉल्यूम में, मसल मास में, हर चीज़ में चेंज होने लगता है। और जो ये चेंजेस होती हैं, इनके वजह से कुछ सिम्टम्स होते हैं, है ना? कैसे? जैसे एक्सट्रीम टायर्डनेस। कई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैडम हमें तो सारी दिन नींद आती है, कुछ काम ही करने की इच्छा नहीं होती। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसके वजह से। टेंडर एंड स्वोलन ब्रेस्ट, जो मैंने आपको बताया, बिकॉज ब्रेस्ट के जो ग्लैंड्स हैं वो तैयार होने लगते हैं बच्चे के आने की तैयारी में, ब्रेस्ट फीडिंग के तैयारी में, इसलिए ब्रेस्ट साइज में भी चेंज होता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी हो सकता है। इन सब के पीछे जो मेन इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो हमारे प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और बीटा HCG, कई पेशेंट्स का होगा कि मैंने बोला होगा कि बीटा HCG करा लो। बीटा HCG जो है वो प्रेगनेंसी का हार्मोन है, और बीटा HCG स्टिमुलेट करता है नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को बॉडी में रखने के लिए। किसी पेशेंट में अगर प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी हो या किसी भी कारण से प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा है, तो वो मिसकैरेज में जाने का उसका डर रहता है। बस इतना ही काटेंगे, फिर हम लोग अरे लेजर ऐसे करेंगे। करना है, कर लो, हाथ से नहीं, आप विजुअल मोबाइल रखो, आराम से आइए। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे सामने इधर आ जाइए। विजुअल असेसमेंट, अंदाजे से दो। अब आप काटिए। 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस हो सकता है बस। अच्छा, 1 सेंटीमीटर। ये देखो मेजर ना, करिए। देखो। वाह, वेरी गुड। वेरी मेजर करिए। कोई बात नहीं, गुड अटेम्प्ट। इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, जितने बड़े सर्किल बना पाए। तो जितना बड़ा सर्किल होगा उतनी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेगी। देन अपोजिट, उल्टा। ठीक, ये है आपके शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज है। तो सिंपल है, आप कहीं भी सिटिंग में हो, कुछ खाने पीने की गैप की जरूरत नहीं है। आपको जब भी लगे टाइटनेस फील हो रही है, अपना रोटेशन और मूवमेंट करना। देन दोनों हाथों को इस तरह से करके नेक के पीछे लगाएंगे। ठीक, अब अपने हाथों को ये खोलना और ये बंद करना। ये सारी एक्सरसाइज ऐसी है जो आराम से सिटिंग पोजीशन में चेयर पे बैठ के बैक सपोर्टर रहे आपका, जिसपे कि पिलो लगा हो, और आराम से इरेक्ट पोजीशन पे बैठ के कर सकते हैं। अब इसमें है लेट के कमर की एक्सरसाइज स्टार्ट। कोई जमीन पे लेके एक्सरसाइज करने की नीडेड नहीं है, आप अपने बेड पे ही करेंगे, क्योंकि लो सिटिंग नहीं करना है, अवॉइड करना होता है। पहले आपको स्ट्रेट लेट जाना है, पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और कमर को हवा में उठाना है, जितना आप मैक्सिमम उठा पाए, बहुत ज्यादा ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। 5 सेकंड तक होल्ड करना है हवा में और फिर नीचे। ठीक है, फिर एक बार और कर लीजिए। एक बार उठाया, 5 से गिनती गिन के रोकना है हवा में ही, देन नीचे। हर एक्सरसाइज को आप 5 रिपीटिशन से ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे जब भी आप स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को फर्स्ट टाइम। देन एक पैर आपका मुड़ा रहेगा और एक पैर सीधा रहेगा। अब पैर को सीधा सीधा हवा में उठाना है, 5 काउंटिंग होल्ड करना है, देन रिलैक्स। ये जो पैर उठेगा वो 10 to 20 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पेट पे, कमर पे खिंचाव लगेगा, बट वो चीजें नॉर्मल है, क्योंकि मसल टाइटनेस की वजह से ये खिंचाव आएंगे। आफ्टर सम टाइम ये आपकी चीजें नॉर्मल होती चली जाएंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट लेग को करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड कर लेंगे, 10 से 20 डिग्री तक ऊपर उठाना है, 5 काउंटिंग होल्ड रखना है और फिर नीचे कर देना है। ठीक, ये थी आपकी 2 कमर की। इसके अलावा आप पैर सीधा करेंगे। आपको पता है ग्लूट्स कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? ग्लूट्स का मतलब हमारे हिप, कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपस में सिकोड़ना। जैसे हम लोग मोशन को रोकने के लिए अपने कूल्हों को सिकोड़ते हैं, वही चीजें हैं जो कि आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूट कॉन्ट्रैक्शन या फिर कोर एक्सरसाइजेस, जो कि हमारी कमर के साथ हमारे एब्डोमेन को भी मजबूत करती है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे लेटना है, अपने कूल्हों को आपस में सिकोड़ना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा, बस आपको फील होगा कि आपने अपने कूल्हों को सिकोड़ा है। 5 से 10 तक गिनती गिन के रोकना है और फिर ढीले छोड़ना है।
एलेक्स, और आपने बताए हैं ये किसी भी ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर छोड़ के सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट, सेकेंड एंड थर्ड दोनों में? दोनों में कर सकते हैं। दूसरा ये, अगर आपकी गाइनिक ने आपको बोला है कि आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये हर एक्सरसाइज में, और मैंने तो बल्क में बताई है एक्सरसाइज, जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही बैठे सारी कर डालें। आप जितना कंफर्टेबल हो, आपको मान लीजिए 10 एक्सरसाइजेज है, 4 मॉर्निंग में कर लीजिए, 4 इवनिंग में कर लीजिए, अपने शेड्यूल को डिवाइड करिए। आप जब एकदम से एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप थकेंगे, ठीक है? तो उन चीजों को नहीं करना है हमें, आप थोड़ा करके करिए। हफ्ते में 3 दिन से स्टार्ट करिए, फिर 4 to 5 डेज तक जाइए। ठीक है, सिर्फ हैवी मील के बाद नहीं करना है? तुरंत बात नहीं करना है, 1 to 2 आवर्स रुके। और ऐसा भी नहीं कि आप खाली पेट एक्सरसाइज करना शुरू हो जाए, लेकिन कीगल्स जैसे एक्सरसाइज में आपको पेट भरे होने की, खाली होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब जिस पोजीशन में, किचन में काम कर रहे हो, खड़े खड़े करिए, आप बैठे टीवी देख रहे हो, बैठे बैठे करिए। जितना मैक्सिमम करेंगे, डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए और आफ्टर डिलीवरी हर समय बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगेगी। थैंक यू। प्रेगनेंसी में कैसी डाइट लेनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है? हमारे लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है और प्रेगनेंसी में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है? प्रेगनेंसी क्या है? जैसे कि पीरियड ऑफ लाइफ, अगर हम हेल्दी फूड बैलेंस डाइट लेंगे तभी वो हेल्दी बेबी हम बोर्न करेंगे, ठीक है? इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट में हमारे लिए इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है, अगर हमने बैड डाइट ली तो स्टिल बोर्न, लो बर्थ वेट, यानी कि बच्चा जो हमारा पैदा होगा वो लो बर्थ का, प्री मैच्योर होगा, ठीक है? बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा अगर हमने अच्छी डाइट फॉलो नहीं की, ठीक है? बेबी विद प्योर इम्यूनिटी, बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर होगी वो बहुत पुअर होगी। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? अनीमिया हो जाता है। अगर प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं की जाती है तो वुमेन्स को प्रेगनेंसी में अनीमिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंसिव, जैसे कि जो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, वो पुअर डाइट की वजह से ही भी होता है, ठीक है? टॉक्सिक प्लेसेंटा जो होता है वो टॉक्सिक हो जाता है। सीवियर इन्फेक्शन ऑफ लंग्स में इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है, किडनी, लीवर सब इफेक्ट करता है और बहुत सारे लेडीज़ों को मिसकैरेज और अबॉर्शन भी कराना पड़ता है। इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। अगर हमने 24 घंटे के अंदर गुड डाइट नहीं ली तो हमारे लिए हेल्दी नहीं होगा, ना हमारे लिए होगा ना हमारे बच्चे के लिए होगा। इसलिए हमें प्रॉपर 24 घंटे के अंदर अच्छी और गुड डाइट लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम वेट गेन करते हैं। वेट, अब इसमें देख रहे हैं आप कॉम्पोनेंट ऑफ वेट गेनिंग। पहला है एवरेज बेबी वेट। हमारा जो एवरेज बेबी वेट होना चाहिए 3.4 kgs। एक्स्ट्रा स्टोरेज जो होता है फैट और न्यूट्रिएंट का, वो भी 3.18 ग्राम्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट जो होता है 0.5 kgs होता है। इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस इनलार्ज होता है 0.9 kgs होता है। इम्यूनिटी फ्लूइड जो हमारे बेबी के अंदर फ्लूइड होता है, इम्यूनिटी फ्लूइड, वो भी 0.09 ग्राम सी फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा ब्लड हमारे अंदर प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो करता है जो 1.10 होता है, ठीक है? एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड जो होता है 1.8 ग्राम्स होता है। ये हमारा प्रॉपर प्रेगनेंसी में वेट गेनिंग होता है। इंडिविजुअल वेट गेन टारगेट क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, BMI अपॉन हाइट एंड वेट से निकालते हैं, जो कि प्रॉपर बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से निकाला जाता है। अब यूज फॉर BMI टू फाइंड योर टारगेट बेबी वेट। हम लोग क्या करते हैं, वेट गेनिंग कैसे करते हैं? अगर कोई भी पेशेंट अंडर वेट होगा तो लो स्टेटस के साथ हाई उसका वेट उसको गेन करना बच्चे का 12 से 18 kg, मतलब टोटल वेट उसका भी और बच्चे का जो हम गेन करेंगे वो 12 to 18 ग्राम्स करेंगे, किलोग्राम्स, ठीक है? और 9.8 अगर उसका BMI होगा तो एवरेज में करेंगे 11 से 15 किलो वेट बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ाना ही। हम लोग ऐसी डाइट लेंगे जिससे 11 से 15 किलो वजन बढ़े आपका और आपके बच्चे का, ताकि हेल्दी बेबी बोर्न करे, ठीक है? अगर 26 to 9 है उसका BMI किसी भी लेडी का, तो हाई उसमें वेट हम गेन करेंगे 6.8 से लेके 11.3 तक, और ओवर वेट होगा तो 7 kg या 0.7 kg के अकॉर्डिंग ही करेंगे। हमें पूरी प्रेगनेंसी में अपना प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए। कभी भी नेवर प्लान डाइटिंग, कभी प्लान नहीं करना है कि डाइटिंग करेंगे हम लोग। जैसे लोग व्रत रख लेते हैं तो कोशिश ये करिएगा कि व्रत अगर ज़रूरी ना हो तो प्रेगनेंसी में ना रखें। एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल हाइट वेट के अकॉर्डिंग 300 किलो कैलोरी पर बॉडी वेट एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी में हम देते हैं। इसमें सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है 4 kg पर ग्राम्स होता है, और 55 to 60 ग्राम ऑफ कैलोरीज देते हैं, जिसमें फ्रूट सोर्सेस हैं, क्या है, राइस है, ओट्स है, ब्रेड है, ये सब
प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होता है, 20% ऑफ इंक्रीज करते हैं, 15 ग्राम पर ऐसे नॉर्मल बॉडी वेट पे देते हैं 50, और नॉर्मल रिक्वायरमेंट 15 to 20 ग्राम्स होती है। तो गुड सोर्सेज क्या है प्रोटीन के, मिल्क लेंगे हम लोग, प्रॉपर एग लेंगे, जो लोग एग नहीं लेते वो प्रॉपर मिल्क फॉलो करेंगे, ठीक है। मीट्स अगर नॉन वेजिटेरियन है मीट ले सकते हैं, वाइट चिकन से जैसे वाइट मीट होता है, चिकन है, फिश है, वो फॉलो करेंगे, ठीक है। फैट रिक्वायरमेंट क्या होता है, फैट 2 तरह के होते हैं, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड फैट जो होता है वो गुड फैट होता है, और सेचुरेटेड जो होता है वो बैड फैट होता है। बट हम लोग दोनों लेते हैं, जैसे 30 ग्राम % ऑफ कैलोरी फैट देता है, ठीक है। अनसेचुरेटेड फैट जैसे सफोला हो गया, क्या बोलते हैं, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब अनसेचुरेटेड, ये गुड फैट है। और सैचुरेटेड जैसे घी, बटर, लेकिन ये हम लोग कम अमाउंट में कैरी करते हैं। विटामिन ऑल विटामिन रिक्वायर्ड A, B, C, E, K टेकन इन अप्रोप्रिएट मील, मगर B कॉम्प्लेक्स वाले जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो गुड फैट होते हैं, जैसे कि फूड सोर्सेज में मिलते हैं, मीट में मिलेगा, पोल्ट्री में, फिश में, ऑर्गन्स में, लेग्यूम में, दाल वाल सब प्रॉपर हम लोग को फॉलो करनी चाहिए। फॉलिक एसिड भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। फॉलिक एसिड हमें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, जैसे आयरन की लोग कमी हो जाती है ना, वो फॉलिक एसिड ही प्रॉपर करता है। मेरा पार्ट बेसिकली डाइट का है, तो हम डाइट ले रहे हैं। डाइट क्यों ज़रूरी है और क्या क्या हम डाइट में लेना है। डाइट बेसिकली आपके लिए बेबी की ग्रोथ के लिए, उसकी जो मसल्स बन रही हैं, एक छोटे साइज से पूरे बेबी का साइज़ हो रहा है, ट्राइमेस्टर वाइज वो चेंज होती रहती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डाइट लेनी है। उसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित चीज़ें, जैसे अनाज में आप गेहूं भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, ओट्स भी ले सकते हैं। इनकी सर्विंग कम से कम पूरे दिन भर में आपको 8 से 11 रखनी है। वो एक साथ ना करके सुबह आपने नाश्ता लिया, नाश्ते में पोहा ले लिया, दलिया ले लिया, कुछ इस तरीके से ले लिया, दिन के खाने में आप चावल लेंगे, रोटी लेंगे, या शाम में आपने थोड़ा बहुत कुछ लिया, रात में प्रॉपर पूरा खाना। इन सब को मिला के पूरे दिन भर में आपकी 8 से 11 तक की सर्विंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स जो है फीटल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। साथ में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, या जिस समय बच्चा है, फीटस है, उस समय उसके सर्कुलेशन के लिए बॉडी का जो हमारा स्ट्रक्चर फैल रहा होता है उसको थोड़ा लूज रखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट नेसेसरी होता है। प्रोटीन्स हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है, दूध है, दही है, दालें हैं, एग है, या जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए चिकन, फिश, एग, ये सारी चीज़ें अवॉइड ले सकते हैं। जो वेजिटेरियंस हैं वो दालें हैं, उसके अलावा टोफू हो गया, पनीर हो गया, दूध से बनी चीज़ें हो गई, सोयाबीन हो गया, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उस समय में नॉनवेज नहीं खा सकते हैं या आप एग नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट है फाइबर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टार्टिंग से ही आपको कॉन्स्टिपेशन, नोज़िया, इन सब की प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ों में फाइबर मिल सकता है, जितने भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उन सब में, अंकुरित अनाज में, भुना चना जिसे होल ग्रेन्स बोला जाता है, जो आप पूरा साबुत खा सकते हैं। आप उसको किसी भी फॉर्म में लीजिए, अंकुरित फॉर्म में लीजिए, चाहे रोस्टेड करके लीजिए, चाहे पाउडर फॉर्म में लीजिए, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी सलाद है वो हमें एटलीस्ट दिन भर में 2 बार लेनी है, तो उनको इंक्लूड करना है डाइट में। फल हैं, रेसे वाले फल ज़्यादा इंक्लूड करने हैं, जैसे संतरा हो गया, कीवी हो गया, केला हो गया, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करनी है। 2 क्वारीज आती हैं डाइट में, जैसे कि अनानास और पपीते को लेकर के, कि हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम कच्चा पपीता नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोपेन नाम का एंजाइम होता है। एक एंजाइम है जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन को प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज़ करता है या ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है। इसलिए इस समय या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद आप पका हुआ पपीता एक लिमिट अमाउंट में ले सकते हैं। सेम यही चीज़ पाइनएप्पल के साथ भी है। पाइनएप्पल में भी एक ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम होता है जो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है। इसलिए बोलते हैं कि ये 2 फ्रूट्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए।
बाकी पूरे ट्राइमेस्टर आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके अलावा वेट गेन पे हमें बहुत मॉनिटर करना है कि हम डाइट तो ले रहे हैं, ये सोच के ना लें कि हमें 2 लोगों का खाना खाना है। हमेशा उतना ही खाना खाना है जितना आपका वज़न है, जितना आपका BMI होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग में। BMI वेट और हाइट के अकॉर्डिंग होता है, तो वो हर किसी का अलग अलग होता है, सेम BMI नहीं होता है। दूसरा हाइड्रेशन के बारे में, बहुत बार ऐसा होता है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद भी कंटिन्यू वोमिटिंग है, ये प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद क्या होता है, खाना खाने का मन नहीं करता है। तो ये चीज़ ना हो, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, एक्सरसाइज के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, हेडेक ना हो, इसके लिए ज़रूरी है आप लिक्विड का अमाउंट अच्छा रखें। उसके लिए आप स्मूथीज़ ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, कुछ नहीं कोकोनट वाटर है, ग्लूकोज वाटर है। डिपेंडेंट कि अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी की फैमिली में शुगर की हिस्ट्री नहीं है, किसी का ओवर वेट नहीं है, ठीक है, इन सब को ध्यान रख करके आप लिक्विड्स का अमाउंट अच्छा रखेंगे और पानी को ले सकते हैं।